जय हिंद क्लास। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम कर रहे हैं और जिसमें सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखते जा रहे हैं। और इसका सबसे पहले प्रैक्टिस हम लोग लगाते हैं, जहां से टेलीग्राम पर आप लोग अध्ययन सागर वाला सर्च करके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहां से आप लोग सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा सकते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग यूट्यूब पर अपना परिवार अध्ययन सागर वाला में देख सकते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन के बीच क्लास को कवर करते चलते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। और जल्द ही आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का भी क्लास आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा क्लास कर चुके हैं सेट नंबर 1 का। आज हम लोग चौथा क्लास करने जा रहे हैं सेट नंबर 1 का ही। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था। तो देखिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को विकास करने के लिए तीसरे पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, जिसमें कृषि पर काफ़ी जोर दिया गया था। और यह जो है असफल रहा, क्योंकि 1961 से लेकर के 1961 से 1962 में ये लागू किया गया था। 1961 से लेकर के 1966 तक, जिसमें 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो जाता है। तो उस हालात में हमारा देश की स्थिति ठीक नहीं रहता है। फिर उसके बाद 62 के बाद 3 साल बाद फिर 1965 में जो है ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, जिसके कारण जो है ये हमारा योजना जो था, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला था, जिसमें जोर दिया गया था कि इसमें कृषि पर, और बहुत सारे इसमें उद्देश्य भी थे। अगर हम लोग को कुछ उद्देश्य को देखें, जिसमें खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता भारत हो सके, उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें काफ़ी जोर शोर से दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन ये सब युद्ध के कारण जो है, लगातार 2 युद्धों के कारण जो है, चाइना पाकिस्तान के युद्धों के कारण हमारा ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था असफल हो गया। ठीक है, वहीं पर इसमें और जो है उद्देश्य था कि इस्पात उद्योग, जो भी स्टील की फैक्ट्रियां हैं, रासायनिक उद्योग है, ईंधन एवं शक्ति का विस्तार करना था, ये भी असफल हो गया। और अवसर की समानता को बढ़ावा देना था और आर्थिक समानता पर बल देना था। मतलब जितने भी सारे उद्देश्य थे, ये हमारा सभी के सभी उद्देश्य जो रहा गया, ये फेल हो चुका है। तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया, यानी कृषि में बिल्कुल विकास नहीं हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो 1966 से लेकर 1961 से 1966 तक। 1962 में जो था वो भारत प्लस चीन के साथ युद्ध हो जाता है। और 1965 में जो है, 1965 से 66 तक समझ लीजिए कि 1966 तक जो है ये भारत और पाक के साथ जो है सो युद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, राजा चौलाया समिति का संबंध किससे है? तो राजा चौलाया समिति का जो संबंध है वो डायरेक्ट टैक्स से है। किससे है? डायरेक्ट टैक्स से हो जाएगा या कर सुधार हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर सुधार से हो जाएगा। किसे? कर सुधार से हो जाएगा, टैक्स सुधार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ समिति का कार्य क्षेत्र को देख लेते हैं। कुछ समिति का कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे हम लोग पहला देखें, वांचू समिति। वांचू समिति, ये वांचू समिति किससे संबंधित है? ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दूसरा है एल के झा समिति। दूसरा हम लोग का हो जाएगा एल के झा समिति। एल के झा समिति, एल के झा जो समिति है ये किससे संबंधित है? आप लोग भी कमेंट्स में बताएंगे। तो एल के झा समिति जो है वो अप्रत्यक्ष है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग तीसरा को देख लेते हैं। जैसे राजा चौलाया समिति, अभी बता दिए कर सुधार से। रेखा समिति या रेखी समिति, रेखी समिति किससे है? तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स ये भी हो जाएगा। ठीक है, पार्थ सारथी सोम समिति, पार्थ सारथी सोम समिति। चौथा हम लोग का हो जाएगा पार्थ सारथी सोम समिति। पार्थ सारथी सोम समिति ये किससे संबंधित है? तो कर नीति से संबंधित है। कर नीति से संबंधित है। ठीक है, वहीं पर वाई बी रेड्डी समिति 2001 में आया था। वाई वी रेड्डी समिति
तो वाई वी रेड्डी समिति जो आया था ये 2001 में आया था। कब? तो 2001 में आया था और यह आयकर छूटों की जो है आयकर छूटों की समीक्षा से संबंधित है। आयकर छूटों की समीक्षा से संबंधित है। समीक्षा से क्या है? ये संबंधित है। छठा समिति हम लोग देखें तो ये हो जाएगा भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति, ये भूरेलाल समिति किससे संबंधित है? तो भूरेलाल समिति हम लोग जानते हैं कि मोटर वाहनों में जो कर था, मोटर वाहन में जो कर था, इसको वृद्धि करने के लिए इसे लाया गया था। सातवां जो था जिसे हम लोग कहते हैं केलकर समिति, ये कब आया था? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है केलकर समिति। तो केलकर समिति 2002 में आता है और यह किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से। प्रत्यक्ष था, ठीक है, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष और परोपकार कर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रंगराजन समिति। एक बच जाता है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, ये रंगराजन समिति 2006 में आया था और यह पेट्रोलियम उत्पाद किस पर लाया गया था? तो ये पेट्रोलियम उत्पाद एवं प्रशुल्क पर लागू था, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। तो राजा चलाया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है हम लोग का, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? तो प्लास्टिक का जो आता है डेबिट कार्ड भी आता है, क्रेडिट कार्ड भी आता है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? मतलब जितना लेबर मजदूर की जरूरत नहीं होती उससे भी ज्यादा लोग काम किस बेरोजगारी में करते हैं? तो ये करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी में। किसमें? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप कहिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है, यदि कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उस कार्य से हटाया जा सकता है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाएगा। कहने का मतलब है कि एक से अधिक लोग, मतलब जितना लोगों की आवश्यकता ना हो, जितना लेबर मजदूर की आवश्यकता ना हो, उससे ज़्यादा भी लोग काम कर रहे हैं उसमें। और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो अपना कह सकते हैं कि जीवनचर्या को चलाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उसमें उतना ज़रूरत भी नहीं है, तो उस सब लोग को हटाया जाना ही क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है, ठीक है। यहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर है और यह कृषि क्षेत्र में एक सामान्य घटना देखा गया है कि जितने लोग कृषि में नहीं लगना चाहिए फिर भी क्या करें, मजबूरन उनमें कृषि में सब लोग लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वेच्छाचारी क्या होता है? तो स्वेच्छाचारी बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। मतलब काम करने वाला है लेकिन काम करने के लिए वो मन से इच्छुक नहीं है, या कह सकते हैं कि जहाँ कार्य या नौकरी उपलब्ध है लेकिन लोग उसको करने में इच्छुक नहीं है। कार्य मतलब काम है लेकिन उसको करना नहीं चाहते हैं, मतलब इच्छा पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति करे या ना करे। तो ये स्वेच्छाचारी बेरोजगारी होता है कि भाई अपना स्वेच्छा से, अपना खुशी से वो बेरोजगार है। लेकिन अभी भारत में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रोजगार ही नहीं है, तो स्वेच्छाचारी रोजगार नहीं है। आगे आता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। तो दीर्घकालिक बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी हम उसे कहते हैं कि यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक यानी लेबर मजदूर एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। मतलब घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि ये काम छोड़ करके दूसरी काम में चले जाते हैं, उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वेच्छाकारी बेरोजगारी या प्रच्छन्नकारी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं 45। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का कि फिलिप्स वक्र। देखिए फिलिप्स जो है एक वैज्ञानिक का नाम था जो अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे। ठीक है, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का घर्षण करता है। और फिलिप्स वक्र क्या था, तो यह मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच का संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच उल्टे या विपरीत संबंध को भी दर्शाता है। ये जो फिलिप्स वक्र थे ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ था और यह एक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे। अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम जो था वो A.W. फिलिप्स था। A.W. इनका फिलिप्स था। A.W. फिलिप्स इनका पूरा नाम था। ठीक है, इनका जन्म जो होता है वो न्यूजीलैंड में होता है और शास्त्रीय वैज्ञानिक थे। A.W. फिलिप्स इनका नाम था। 1958 में इन्होंने सबसे पहले इसे सामने रखा था। तो ये सिद्धांत कब रखा था, तो 1958 में इन्होंने यह अवधारणा को आगे रखे थे। ठीक है, सबसे पहले इस मत को रखने वाले ये व्यक्ति बन गए। उन्होंने देखा कि कीमत स्थिरता बेरोजगारी के विरुद्ध होती है। दूसरे शब्दों में यदि बेरोजगार कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। अगला वैज्ञानिक आते हैं लैफर वक्र। लैफर वक्र ये अमेरिकी यानी USA के रहने वाले ये भी इकोनॉमिकल साइंटिस्ट थे। ये भी अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे। ये भी अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे। लैफर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। इसके अंतर्गत कर के दर यानी टैक्स के दर एवं कर राजस्व के बीच के संबंध को एक वक्र से दर्शाता है। वक्र कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से दर्शाता है। वक्र इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वक्र को दर्शाता है। यहाँ पर जो होता है इसमें कर राजस्व को दर्शाता है। कर राजस्व को दर्शाता है और यहाँ जो होता है अधिकतम कर राजस्व यहाँ पर आता है। अधिकतम कर राजस्व को इसमें दर्शाया जाता है और इसमें कर की दर को दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर था फिलिप्स वक्र। चलिए आइए अगला नंबर सवाल है 46 है। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है? तुम जानते हो बैंकों का बैंक जिसे RBI कहते हैं। RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक इंडिया की हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, इसके वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? आप लोग कमेंट्स में बताएंगे वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, इनके वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएगा, कमेंट्स में बताएंगे। इसकी जो फाउंडेशन हुआ था यानी इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना तो 1 जुलाई 1935 को, 1 जुलाई 1935 को हुआ था। 1 जुलाई 1935 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखना है। और 1 जुलाई को हर साल RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उड़ीसा इसे उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति आयोग, तो नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया है? नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब होता है? योजना आयोग की ये किसके स्थान पर लाया गया था? तो ये लाया गया था योजना आयोग। योजना आयोग को लाने वाले कौन थे? तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इसे 15 मार्च 1950 में लाया गया। इसे भंग कब किया गया? तो 31 दिसंबर
2014 को जब मोदी जी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, 2014 में ये चुनाव जीतते हैं, 31 दिसंबर 2014 को इसे भंग करते हैं और इसके स्थान पर आ जाता है नीति आयोग। और इस नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को। और इसके भी अध्यक्ष और योजना आयोग के भी अध्यक्ष, ठीक है, योजना आयोग के भी अध्यक्ष और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे सो। तो अभी वर्तमान में कौन है? मोदी जी। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जारी कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला क्वेश्चन है, और कागजी नोट, यहाँ से भी ये ध्यान रखिएगा कि कागजी नोट जो होता है, यानी कि कागज वाला जो नोट होता है वो जारी कौन करता है? तो कागजी नोट जारी करता है। कागजी नोट जारी करता है। कागजी नोट जारी कौन करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस पर हस्ताक्षर किसका होता है? हस्ताक्षर, यानी कि इस पर सिग्नेचर किसका होता है? तो देखिएगा, इस पर हस्ताक्षर होगा इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। लेकिन 1 रुपए का जो सिक्का होता है, 1 रुपए का सिक्का होता है, उस पर सिग्नेचर किसका होता है? तो वित्त मंत्री का होता है, और इसे वित्त मंत्री जारी करता है। वित्त मंत्री जारी करता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, ये अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुछ इकाई कुछ राशि, उसका जो है सो हम लोग मिला लेते हैं कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर, यानी ए का हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम वर्ग मीटर होता है, यानी कि बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2। श्यानता का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और ओम को इस तरीके से सूचित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा तो 43 21 हो जाएगा, 43 21 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 43 21 43, यहाँ 43 दिख रहा है और 21 यहाँ दिख रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए हम कुछ देख लेते हैं एसआई मात्रक से संबंधित कुछ प्रश्नों को। जैसे हम लोग बात करें लंबाई की तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम मीटर कहते हैं, और मीटर को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं। क्लियर, संकेत इसका सिंबल इसका एम हो जाएगा। वहीं पर हम लोग देखें कोण, तो कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, और इसे हम दर्शाते किससे है? तो RAD से, ठीक है। वहीं पर हम लोग आगे देखें बल, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम लोग N से भी दर्शाते हैं, या हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी दर्शाते हैं, ठीक है। वहीं पर हम लोग अगला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। और कूलॉम को हम लोग कैपिटल C से दर्शाते हैं। वहीं पर हम लोग देख लेते हैं ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो कैंडेला से। और कैंडेला के लिए क्या होता है? तो C, कैपिटल C और स्मॉल d, ठीक है। वहीं पर अगला हम लोग देख लेते हैं आयतन। आयतन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो ये घन मीटर से। और घन मीटर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो m³ होता है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार फटाफट डिवीजन कि लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, मीटर को हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है, रेडियन को RAD से सूचित करते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन को कैपिटल N या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दर्शाते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, कूलम के लिए कैपिटल C होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD से दर्शाते हैं। और आयतन का ऐसा मात्रक घन मीटर होता है, घन मीटर के लिए हम लोग M3 यानी MQ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे आयतन देखिए लिए हम लोग संवेग को देख लेते हैं। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो संवेग का ऐसा जो मात्रक होता है उसे कहते हैं
किलोग्राम, ठीक है, जिसे कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। और इसके लिए जो इसका कह सकते हैं कि सिंबल और प्रतीक होगा वो होगा किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम प्रति सेकेंड इन्वर्स, इस तरीके से, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई वाला सी वाला था, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 48 क्या कहता है कि जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो वोल्टता नियंत्रक के लिए। देखिए वोल्टता नियंत्रक कहने का मतलब है कि कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा भी आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेनर डायोड का आविष्कार जो है सी जेनर ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जेनर डायोड का आविष्कार किसने किया था, जेनर डायोड का आविष्कार किसने किया था, तो सी जेनर ने किया था, सी जेनर ने किया था, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। और इसे भंजक क्षेत्र में रिवर्स बॉयड मोड में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि जो जेनर डायोड का जो उपयोग करते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है क्षमता से अधिक, तो उसको फिर से रिवर्स, इसको ज़्यादा वोल्टेज को, क्षमता से ज़्यादा वोल्टेज को वापस कर सकते हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो हम लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह हमेशा जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जेनर डायोड जो है याद रखिएगा कि यह हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यह डायोड अर्धचालक का बना होता है, ये भी याद रखिएगा कि यह अर्धचालक का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है। और यह धारा को दोनों दिशाओं में बहने देता है। दोनों दिशा मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो इसे वापस भी कर सकता है और जितना वोल्टेज चाहिए उसे ले भी सकता है। तो ये दोनों दिशाओं में कार्य करता है। जब वोल्टेज को निश्चित मान से अधिक हो जाता है तो इसे क्या करते हैं, वापस कर देता है और फिर जितना चाहिए उसे ले आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का, बी करेक्ट आंसर देगा। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ट्रायड वाल्व। ट्रायड वाल्व क्या होता है, तो ट्रायड वाल्व का आविष्कार इसका 1907 में हुआ था। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो ट्रायड वाल्व का आविष्कार जो हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था। और अमेरिका के वैज्ञानिक थे, कहाँ के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉली डी फॉरेस्ट, डॉली डी फॉरेस्ट थे, इन्होंने किया था। और यह यूएसए के रहने वाले थे, अमेरिका के। इसका उपयोग प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, दोलित यानी कि ऑस्किलेटर के रूप में भी किया जाता है, ट्रांसमीटर के रूप में किया जाता है, सूचक यानी कि डेक्टोरेटरी के रूप में किया जाता है। ट्रायड में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट ग्रिड तंतु होते हैं, ठीक है। डायोड बल्ब, और डायोड बल्ब का हम लोग देख लेते हैं। ये डायोड बल्ब भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो डायोड बल्ब का आविष्कार 1904 में होता है। इसका खोज 1904 में होता है और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक करते हैं। कहाँ के, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। और इन्हें 1907 लिखा गया, 1904 में इन्होंने खोज किया था, 1904 में इन्होंने खोज किया था, ठीक है। इसका उपयोग जो है दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये रेक्टिफायर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करने में बदलने का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो अल्टरनेट यानी एसी से डीसी करंट में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। अल्टरनेट करंट से डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
हाँ, आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं 49। ऐसी परिपथ जहां रुक रुक करके थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ऐसा परिपथ जहां पर थोड़े समय के लिए रुक रुक कर हमें करंट चाहिए फिर नहीं चाहिए, चाहिए फिर नहीं चाहिए, ऐसे समय आवश्यकता होती है करंटों को, तो वहां पर किस सेल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जहां पर हमें करंट कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, तो ऐसे स्थिति में हमें लेक्लांस सेल का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमें करंट चाहिए कभी नहीं चाहिए, चाहिए कभी नहीं चाहिए, ऐसे स्थिति में लेक्लांस सेल का प्रयोग किया जाता है। अब लेक्लांस सेल, तो इसका आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार या इसका खोज कह सकते हैं, तो इसका आविष्कार जो हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। और करने वाले कौन थे, तो जॉर्जेस लेक्लांस थे। इस वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो विज्ञान इनका नाम था जॉर्जेस लेक्लांस था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड यानी नैसादर का संतृप्त विलयन भरा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन चलने से पहले इसके बारे में और जानकारी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे इसका छड़ जो होता है, ये कैथोड पर लेक्लांस सेल में कैथोड और एनोड भाई दोनों होगा, ठीक है। इसमें कैथोड और एनोड दोनों होगा। तो इस पर कैथोड पर किसका छड़ होता है, और कैथोड का मतलब पॉजिटिव होता है या एनोड नेगेटिव होता है। तो देखिए कैथोड मतलब होता है नेगेटिव और एनोड मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। जिसे हम इसे त्रिनोद भी कहते हैं, इसे त्रिनोद भी कहते हैं। इस पर माइनस चार्ज होता है और एक कैथोड पर जस्ता यानी जेडन का छड़ होता है, जेडन का छड़ होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लेक्लांस सेल में कैथोड पर किसका छड़ होता है कैथोड के रूप में यानी त्रिनोद के रूप में, तो जिंक यानी जस्ता का। और एनोड पर किसका छड़ होता है, तो कार्बन का, किसका, सी यानी कार्बन का होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेक्लांस सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है लगभग 1.5 वोल्ट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेक्लांस सेल का लगभग विद्युत वाहक बल इसका कितना होता है, तो 1.5 यानी कि 1.5 वोल्टेज होता है, 1.5 वोल्टेज होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो परिपथों में किया जाता है। रुक रुक करके थोड़े समय के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, वहाँ पर किया जाता है, जैसे विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, ठीक है। इसी के आधार पर शुष्क सेल का भी विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब शुष्क सेल की हम लोग बात कर लें, शुष्क सेल क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि शुष्क सेल क्या होता है। तो शुष्क सेल पहला नंबर है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। शुष्क सेल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक प्राथमिक सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एक को कहते हैं प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल कहलाता है। तो दूसरा सेल कौन सा कहलाएगा भाई, तो दूसरा कहलाएगा द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल कहलाएगा। तो पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल होगा। प्राथमिक सेल क्या होता है, तो प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा में क्या करता है, तो सीधे जो है वो रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और एक बार प्रयोग कर लेने के बाद बेकार हो जाता है। प्राथमिक सेल जो होता है एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाता है, जैसे वोल्टीय सेल हो गया, लेक्लांस सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, प्राथमिक सेल के ये उदाहरण है, ठीक है। ये प्राथमिक सेल के उदाहरण बोले। द्वितीयक सेल को हम लोग देख लें, चलिए द्वितीयक सेल को देख लेते हैं कि द्वितीयक सेल क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या इसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि प्राथमिक सेल को हम सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं, तो द्वितीयक सेल को बार बार यूज कर सकते हैं। द्वितीयक सेलों में सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, इसमें क्या होता है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें उल्टा था, रासायनिक वाला को विद्युत में और इसमें विद्युत से रासायनिक में प्रयोग करते हैं, ठीक है, किया जाता है। अगर हम लोग इसके देखें तो इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसका अगर हम लोग प्रयोग की बात करें तो इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक से अधिक बार कर सकते हैं। वोल्टीय सेल का आविष्कार कब किया गया था, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है इसे, आइए आगे देख लेते हैं कि वोल्टीय सेल, यहाँ पर आप लोग को वोल्टीय सेल दिख रहा होगा, तो इसका खोज कब किया गया था, इसका खोज आविष्कार कब किया गया था, ये 1799 में 1799 इसमें इसका खोज किया गया था। और खोज करने वाले कौन थे, तो एलिजांड्रो वोल्टा था। कौन थे,
एलिजांड्रो वोल्टा था, एलिजांड्रो वोल्टा था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी था। चलिए सभी ऑप्शन को डिस्कशन कर लिए। 50 नंबर सवाल हम लोग को स्क्रीन पर है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। त्वरित चालक वो उसी को कहते हैं जो बिजली गरजती है, उसे त्वरित चालक कहते हैं। ठीक है, तो त्वरित चालक का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि जो आकाश में बिजलियाँ चमकती हैं उससे बिजली उत्पन्न हो सकता है, उसमें बिजली करंट का झटका होता है। इसको पता करने का कार्य सबसे पहले इन्होंने ही किया था। और ये एक पहाड़ पर जो थे ये प्रयोग किए थे, क्योंकि इन्होंने एक पर्वत पर जाकर के भेड़ चराते हुए इन्होंने पतंग को उड़ा रहे थे। और जब पतंग बिजली कड़कना स्टार्ट हुआ तो इनको पतंग के धागे के माध्यम से इन्हें हाथों में थोड़ा सा झटका महसूस होता है, तो इन्हें लगता है कि इसमें करंट है। और फिर क्या करते हैं कि दूसरे दिन भी यह पतंग उड़ाते हैं और इसमें एक चाबी यानी की जो है वो बांध देते हैं। फिर देखते हैं कि चाबी में भी करंट उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर या टुकड़े को आपस में चिपक जाते हैं क्यों। तो देखिए कोई बर्फ को दो टुकड़ों को जितना भी सारा तेजी से घर सरिएगा या दबाइएगा तो वो आपस में चिपकने का इसका मेन रीजन यह है कि यह दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब दाब अधिक होगा तो गलनांक बिल्कुल वास्तविकता जब घटेगा, और गलनांक जब घटेगा तो ये अधिक चिपकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल कितना डिग्री पर जमता है, तो जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि यह गर्म कितना पर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यह गर्म होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कहता है बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तांबा, तो तांबा को हम लोग संकेत Cu होता है और इसे कॉपर के भी नाम से जानते हैं। और ये विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यहाँ पर टंगस्टन, तो बिजली के बल्ब में विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। और इसे W से सूचित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि विद्युत हीटर का, तो ये सबसे पहले देखें कि नाइक्रोम किसका बना होता है। अगर इसको हम डिटेल्स में देखें कि बिजली के हीटर में नाइक्रोम सामग्री प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता जो होता है यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोधकता और गलनांक बहुत ही उच्च होता है। क्या होता है, तो रेसिस्टेंस और गलनांक जो होता है इसका काफ़ी हाई होता है और नाइक्रोम का। ठीक है, और नाइक्रोम को देखें तो निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम में क्या क्या पाया जाता है, तो नाइक्रोम में होता है निकेल जिसका संकेत जो होता है वो Na होता है। ठीक है, इसी में और क्या होता है, तो इसमें होता है क्रोमियम होता है जिसका संकेत Cr होता है। और आयरन भी होता है, लोहा भी होता है। ठीक है, लोहा का संकेत तो जानते हैं आप लोग, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है और परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, चलिए तो ये इसका मिला होता है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर नाइक्रोम का तार गर्म होकर के बहुत अधिक ऊष्मा देता है। ये काम कैसे करता है, तो हीटर में ये कुंडली लगी होती है, इसका तार छर लगा होता है। जब इसमें करंट फॉलो कराते हैं तो ये काफ़ी गर्म होती है और गर्म होकर के ये काफ़ी ऊष्मा देती है यानी हीट उत्पन्न करती है। इससे हमें गर्मी एहसास दिलाती है। इसमें प्रकाश की मात्रा कम होती है, प्रकाश बिल्कुल नहीं देता है, मतलब थोड़ा मोड़ा देता है, क्योंकि नाइक्रोम का तार गर्म होकर के लाल हो जाता है, जिससे अब अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे कौन सा किरण उत्सर्जित होती है, कौन सा किरण, तो इसे अवरक्त किरण निकलती है, अवरक्त किरण निकलती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो विद्युत हीटर होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पर आधारित होता है, यह किस पर आधारित होता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता
है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? टंगस्टन का। और जिसका गलनांक कितना होता है? तो अभी हम आपको बताए हैं, टंगस्टन को W से सूचित किया जाता है। और इसका गलनांक की अगर बात करें तो इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए। और ये पिघलता बिल्कुल नहीं है, यह पिघलता नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। इस्पात की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर इस्पात का जिक्र आ गया है, तो थोड़ा सा इस्पात की भी हम लोग देख लें कि इस्पात में कार्बन की मात्रा ढलवा और पिटवा लोहे के मध्य जो होता है, वो इस्पात में पिटवा और ढलवा कार्बन की मात्रा कितना होती है? कार्बन की मात्रा किसमें? तो ये कार्बन की मात्रा अगर हम लोग बात करें ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में, तो ये होता है दोनों के बीच में वो 0.25 से लेकर के 1.5 के बीच में होता है, यानी 2% से अधिक नहीं होती है। और इसमें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर अनुपस्थित होते हैं। और इस्पात के अन्य मिश्र धातु को भी अगर देखा जाए तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला क्वेश्चन। तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं को। तो प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश से संबंधित जैसे पानी में पैदा हुए बुलबुले, ये किसके कारण चमकते हैं? पानी में पैदा हुए बुलबुले पानी में पैदा हुए बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर हम लोग देखें कि हीरे का चमकना किसके कारण? फिर हम लोग देख रहे हैं रेगिस्तान का मरीचिका, ये किसके कारण होता है? थोड़ा सा हम इसको व्हाइट पेज ले लेते हैं, ठीक है ना, देखिएगा इसे में। चलिए, हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखे थे? तो हम लोग पहला लिखे थे पानी में पैदा हुए बुलबुले पानी में पैदा हुए बुलबुले किसके कारण? फिर हम लोग अगला देखते हैं कि हीरे का चमकना। ओ भाई साहब, क्या हो गया? ओ भाई साहब, तो ये पानी में पैदा हुए बुलबुले बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? फिर हम लोग देखें कि हीरे का चमकना फिर हम लोग आगे देखते हैं रेगिस्तान का मरीचिका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें जल में परख नली का चमकना ये सभी किसके कारण होता है? कांच में आई दरार, ठीक है, कांच में आई दरार ये सब किसके कारण होता है? ये सभी के सभी जो घटनाएं होती हैं, ये सभी के सभी होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सभी के सभी, ठीक है। पानी में पैदा हुए बुलबुले जैसे बारिश होता है
होगा और धूपा निकल जाता है, देखिएगा पानी में बुलबुला बन जाता है, ठीक है। या चौरुड़ में नहाने वहाने जाइएगा, तालाब उलाब में देखते हैं हम लोग नहाने जाते थे, ठीक है। तो चौरुड़ में तो देखिएगा कि सूरज अगर इधर उधर तिरछा रहता है, पानी का हिलकोरा पर देखिएगा बुलबुला बनता है, उसमें पानी चमकते रहता है और आंख पर पड़ता था रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। तो ये सब पुनांतरिक परावर्तन के कारण। हीरा जो चमकता है वो भी पुनांतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में जो बालू चमकता है वो भी पुनांतरिक परावर्तन के कारण। जल में परिपरख नली यानी जल में शीशा को रख दीजिएगा तो वो भी चमकेगा पुनांतरिक परावर्तन के कारण। कांच में शीशा में अगर दरार तो वो भी चमकता है, देखिएगा चमकते रहता है, बीच से ऐसे लगता है कि बीच में जल है, तो ये भी पुनांतरिक परावर्तन के कारण होता है। आगे हम लोग अन्य को देख लेते हैं, जैसे तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, ठीक है। वहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले दिखाई देना, सूर्योदय से पहले दिखाई देना, पहले दिखाई देना, सूर्योदय से पहले दिखाई देना, ये सब किसी का आकाश का समुद्र का नीला रंग होना, आकाश एवं सूर्य का, आकाश एवं बोलबा के लाल बिहारी की जाए, आकाश एवं समुद्र का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है? तो देखिए तारे का टिमटिमाना ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय होता है ये भी अपवर्तन के कारण। इसका हम चेंज कर लेते हैं कलर। चलिए तो ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। फिर ये भी हो जाएगा हम लोग का अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। सूर्योदय होने से पहले, सूरज निकलने से पहले हमें दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। आकाश में समुद्र का नीला दिखाई देना ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, सूर्य या सूर्योदय के समय, सूर्य या सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य को लाल दिखाई देना, सूर्य को लाल दिखाई देना, सूर्य को लाल दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है हमारे प्रकाश का प्रकिरण के कारण। ये भी होता है प्रकाश का प्रकिरण के कारण होता है, ठीक है। साबुन के बुलबुले का रंगीन देखना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण हो जाता है, ठीक है। इंद्रधनुष का दिखना, इंद्रधनुष जिसे रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष का देखना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनबे। और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम पंसोखा भी कहते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण दिखता है, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन तथा पुनांतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। तो ये हो गया पहला हो गया वर्ण विक्षेपण। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। तीसरा इसी को हम कह सकते हैं कि ये और किसके कारण दिखता है? तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखता है, परावर्तन के कारण दिखता है, और ठीक है। तो इतना सारा ये हो जाएगा। और दरवाजे की झिर्री से आने वाली प्रकाश की फैलना, तो ये हो जाएगा हम लोग को विवर्तन के कारण। तो इतना सारा फैक्ट था हम लोग का क्वेश्चन क्या था? तो ये 53 नंबर क्वेश्चन था, 53 नंबर क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ये था तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण था व्यतिकरण। क्या था? व्यतिकरण। 53 का राइट आंसर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए। आइए 54 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि कथन और अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन कहता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर होती है, तो बिल्कुल नहीं।
वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि अभिकथन गलत है, कारण बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, कहता है कि अभिकथन सत्य है, नहीं गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। अभिकथन जो है असत्य है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कारण सही है, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन या निस्थापन अभिक्रिया है। वियोजन का मतलब होता है कि कोई एगो रहेगा और इसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मानकर चलिए H2 है, जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, क्योंकि ये H2 जो है ये जल का सूत्र है, और जब जल को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, तो इसे वियोजन यानी स्थापन बोलेंगे। ठीक, इसमें देखिए कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन एक साथ मिल रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर CuS+O2 है, यानी कि कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर अदला बदली हो रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं कि जिंक और CO3 यानी कि जस्ता और कार्बोनेट को आपस में एक साथ है, जिंक कार्बन और इसको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाता है, ये टूट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, ठीक है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, यानी कि ए का हो जाएगा 2। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, तो इसका हो जाएगा 4, 2 4। कैल्साइट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्साइट का सूत्र होता है CaCO3, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम इसी को कार्बोनेट भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। और सीरियराइट का हो जाएगा 3, FeCO3, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 24 13। देखिए 24 13 कहाँ पर है, 24 13, तो इसमें 24 है, इसमें 13 है, यह है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल जो है पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि दूध से दही जो बनना है कौन सी अभिक्रिया है, ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि कोई ऐसे पदार्थ है, ठीक है। दूध से दही, यहाँ पर लिखा गया है दूध से दही, लिखाना चाहिए था दूध से दही। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या है कि कोई वस्तु है और उसको किसी भी तरीके से उसमें परिवर्तन करते हैं और दूसरा नया वस्तु बना देते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं, लेकिन फिर उसको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही बना लीजिएगा तो दही से वापस दूध नहीं आएगा, तो ये हो गया रासायनिक, ठीक है। अगर समोसा आपने खा लिया तो फिर समोसा आप मान के चलिए आपका दोस्त समोसा खिला दिया और फिर आपको झगड़ा हो गया, अगर मांगेगा आपका दोस्त समोसा तो फिर वापस वैसा ही समोसा पेट से निकाल के नहीं दे सकते हैं वोमिटिंग करके, ठीक है। अब मान लीजिए भोजन पच गया तो फिर से वापस उसी अवस्था में भोजन को नहीं ला सकते हैं, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। कागज को जला दिए तो फिर से वापस कागज वो नहीं ला सकते हैं, भले दूसरा ला सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। उसी तरीके से तो इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, तो भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया में होता है कि उसे वापस आप ला सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर जल को आप क्या करेंगे ठंडा, तो ये क्या बन जाएगा भाई मेरे, तो बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ। और बर्फ को जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो फिर बन जाएगा हमारा जल, तो इसको वापस ला सकते हैं और इसे नया पदार्थ वस्तु बना भी सकते हैं, ठीक है, नई अवस्था बना सकते हैं, तो इसे बोलते हैं भौतिक। तो हमारा राइट आंसर होगा कि लैक्टिक अम्ल को जो है वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूध, तो यहाँ पर दूध का जिक्र आ ही गया है, तो दूध की शुद्धता हम लोग सबसे पहले किससे मापते हैं, तो दूध की शुद्धता हम लोग मापते हैं लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। दूध जो होता है वो पीला, गाय का दूध पीला होता है और भैंस का दूध उजला होता है। ये किसके कारण होता है, तो गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण, और दूध का उजला रंग होता है केसीन प्रोटीन के कारण। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूध क्या है, एक प्रकार का, तो ये मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, क्योंकि मिश्रण हम उसी को कहते हैं क्योंकि उसमें
बहुत सारे पदार्थ मिले रहते हैं लेकिन वो कोई सूत्र का निर्माण ही नहीं करता है, उसे मिश्रण बोलते हैं। और जो सूत्र का निर्माण करता है उसे यौगिक बोलते हैं। देखिए दूध में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारे कैल्शियम, फैट मिले रहते हैं, बटर मिले रहते हैं, लेकिन इसका कोई सूत्र नहीं होता है दूध का। लेकिन जल को देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के ये H2O का निर्माण कर लेता है जल का, ये कहलाता है यौगिक। तो जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए सूत्र का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण और इसका स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है अमाशय से। कहाँ से? अमाशय से। और अमाशय कितने भागों में बांटा होता है? ठीक है, ये इसका स्राव कहाँ होता है? तो ये होता है अमाशय में, जठर ग्रंथि से, अमाशय में, ठीक है, जठर ग्रंथि से। और अमाशय का पीएच मान, अमाशय का पीएच मान कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक का यानी HCl का पीएच मान आप लोग को बताना है कमेंट्स में, ठीक है, पीएच मान इसका कितना होता है। अमाशय कितने भागों में बांटा होता है? तो ये 3 भागों में बांटा होता है, 3 भागों में बांटा होता है। पहला कौन सा होता है? तो पहला इसका होता है कार्डियक, कार्डियक होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है फंडिक, फंडिक होता है। और तीसरा कौन सा होता है भाई? तो तीसरा होता है इसका पाइलोरिक। तो पहला क्या बताएं? तो पहला बताएं कार्डियक, कार्डियक। दूसरा क्या बताएं? तो दूसरा बताएं फंडिक, दूसरा फंडिक। और तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो ये 3 भागों में बांटा होता है, ठीक है। चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन ने कहता है बिलियन के कणों को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग वाष्पीकरण करके निकाल सकते हैं, क्रिस्टलीकरण करके निकाल सकते हैं, आसवन करके निकाल सकते हैं, लेकिन छान करके, क्योंकि कोई भी चीज़ को घुला है, मान कर चलिए चीनी और प्लस नमक मिला हुआ है, अब ये दोनों तो घुल गया, ये दोनों क्या हो गया? ये विलयन हो गया। विलयन उसी को कहते हैं जो जल में घुलने वाला होता है। जो घुलाने वाला को विलय, जो घुलने वाला होता है विलय होता है, और घुलाने वाला को विलायक बोलते हैं। तो जल विलायक होता है और चीनी नमक ये विलय हो गया। तो जब घुल गया तो ये घुलने के बाद ये कहलाता है विलयन। क्या कहलाता है? विलयन। और विलयन में से क्या करते हैं? छान कर निकाल सकते हैं। भाई छानिएगा क्या चीज़ के? चीनी नमक सब घुले हैं जल में तो पूरे बाहर जाएगा। तो ये हम वाष्पीकरण करके, क्रिस्टलीकरण करके, आसवन करके निकाल सकते हैं, लेकिन छान नहीं सकते हैं। यहाँ पर पानी और बालू थोड़ी है, पानी और बालू थोड़ी है। आप पानी को छान लीजिएगा तो बालू अलग और पानी अलग हो जाएगा, नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए 59 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीकन प्रक्रम द्वारा या डीकन प्रक्रिया द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में, क्लोरीन गैस के बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेरक का काम करता है? तो ये करता है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो डीकन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं, और इसको बनाने में हम लोग को क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है ये काफ़ी योगदान करता है। क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 60 नंबर 60 कहता है कि वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत का सुचालक का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर बी। जितने भी सारे पदार्थ में यम लगा होता है उसे धातु बोलते हैं। जैसे सोडियम को ले ले, ठीक है, अधिकतर आपको सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो वैसे तत्व जिसके लास्ट में यम लगा हो वो सभी के सभी धातु होते हैं। और धातु जो होता है ये विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। चलिए 61 नंबर सवाल है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो पुष्पीय पौधों का जो अध्ययन है, यानी कि वैसा पौधा जिसमें फूल खिलते हैं, वैसे पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है फेनोरोगैमी या फेनोरोगैम्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेनोरोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा फेनोरोगैम्स के अंतर्गत किया जाता है। और फेनोरोगैम्स में ऐसे पौधे शामिल होते हैं जिनमें फूल, फल एवं बीज होते हैं। तो फेनोरोगैम्स में फूल भी होते हैं, और फूल होगा तो वास्तविकता है कि भाई इसमें फल भी होगा, और फल होगा तो इसमें बीज भी होगा, ठीक है। तो फूल, फल एवं बीज दोनों होते हैं। फल किसका निर्माण करता है? ठीक है, तो फल जो होता है वो अंडाशय बड़ा होकर के किसका निर्माण करता है? फल का। और बीज जो है वो बीज बड़ा होकर के किसका निर्माण करता है? तो ये बीजांड का निर्माण करता है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्रिप्टोगामी। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर क्रिप्टोगम्स दिख रहा है। तो ऐसे पौधे या पौधे जैसे जीव जिनमें फूल और फल नहीं बनते हैं, जिसमें न तो फूल बनते हैं, ना ही इसमें ना फूल बनेगा, तो ना भाई इसमें फल बनेगा और ना भाई इसमें बीज बनेगा। तो ऐसे पौधे को क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा भाई, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। शैवाल हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ठीक है। कवक हो जाएगा, कवक हो जाएगा। इसके बाद लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे ऑप्शन हम लोग का आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ये पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्र में उगते हैं, छायादार में यानी नमी वाले स्थान पर ये उगते हैं, ठीक है। आकार में ये छोटे होते हैं। आकार इसका कैसा होता है, तो भाई ये आकार में छोटे होते हैं, यानी कि इसका पौधा का जो आकार होता है काफ़ी बड़ा नहीं होते हैं, ठीक है। इसे संवहनी तक नहीं होते, यानी कि पेड़ पौधा को इसमें जल ले जाने और लाने का काम, यानी संवहन का मतलब क्या होता है, तो संवहन का मतलब होता है कि इसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक होता है, जो खासकर पेड़ पौधा में पाई जाती है, भोजन को परिवहन करने के लिए नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल भाई क्या क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइटा पौधे का। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा पौधा हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा इसमें हो जाएगा मॉस, मॉस हो जाएगा, हॉर्नवॉर्ट हो जाएगा, हॉर्नवॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लीव खार्ट हो जाएगा, लीव खार्ट हो जाएगा। तो ये सब हो जाएंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। टेरिडोफाइटा भी यहाँ पर देख ही रहा होगा, तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं। ये संवहनी पौधे होते हैं, इसमें संवहन पाए जाते हैं। संवहन का मतलब इसमें जाइलम कोशिका, फ्लोएम कोशिका होते हैं, फूल नहीं पैदा होते। ये है इसमें फूल नहीं होते हैं। क्या फूल नहीं होते हैं, तो क्या ये बीजाणु होते हैं, तो बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं। बीज या फूल इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, ना इसमें बीज भी नहीं होते हैं। क्लियर है। चलिए ये कहाँ होंगे, तो भाई इसको जो है सो इसमें बीज जो होता ही नहीं है टेरिडोफाइटा वाला में। हमारा राइट आंसर था फेनोडोगैम्स। वैसे पौधे जिसमें फल फूल सब खिलते हैं उसे फेनोडोगैम्स कहते हैं। 62 नंबर सवाल है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किनकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। तो पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा की कोशिका और जंतु कोशिका से बिल्कुल अलग किसके कारण होते हैं, तो ये होते हैं तारक केंद्रक या सेंट्रियोकोल के कारण अलग। क्यों, क्योंकि तारक केंद्र या सेंट्रियोकोल जो होता है वो सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अंतर्द्रव्य परद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये सब जो होता है जंतु में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन तारक केंद्रक जो होता है सिर्फ जंतु में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तारक केंद्र जो होता है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित हो जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगला नंबर सवाल है 63 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सूरजमुखी की जो है अस्फुट, आम का अनिष्ट फल खाते हैं, अमरूद का सरस फल खाते हैं, सूरजमुखी का अस्फुट ये गलत हो जाएगा। अनानास का सुरसिस होता है, यानी हमको पूछा है कि गलत कौन सा है, तो गलत भाई ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे 64 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है। तो सांस के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से जीव जंतु लेते ही हैं, हम लोग देखते ही हैं। तो अधिकांश कीट जो तंत्र यानी कि ट्रेकिया यानी श्वसन करते हैं किसके माध्यम से, वातक रंध्र के माध्यम से, वातक रंध्र के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेढक, तो मेढक किससे लेते हैं, तो मेढक लेते हैं सांस फेफड़ा से। मेढक, अधिकतर जंतु, मानव भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। जबकि त्वचा से कौन लेता है भाई, तो त्वचा से ले लेता है भाई त्वचा से ले लेता है केचुआ। केचुआ का अन्य नाम बता सकते हैं, किसानों का मित्र, किसानों का मित्र कहते हैं। क्लियर। चलिए कलोम दिख रहा है ना, कलोम का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो कलोम का ही नाम होता है गिल्स। इसी को कहते हैं गलफारा। तो ये सब किसके माध्यम से सांस लेते हैं, तो ये मछलियां सांस लेती है। किसे, मछलियां सांस लेती हैं। तिलचट्टा किससे सांस लेती हैं, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तिलचट्टा किससे शोषण करती है, कमेंट्स में मेरे भाई जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए तो हमारा राइट आंसर था कि अधिकांश कीट किसके माध्यम से लेते हैं, तो जितने भी सारे कीट हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं, तो वात कर तंत्र के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन होते हैं
तो विटामिन का काम क्या होता है, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है वो विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो होता है हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं विटामिन। तो विटामिन जो होता है वो सन 1881 में लूनिन ने विटामिन के अस्तित्व की खोज किया था। तो विटामिन के अस्तित्व का खोज किसने किया था, तो लूनिन ने किया था। लूनिन ने किया था, कब, 1881 में किया था। ठीक है, अब विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है भाई, वसा में घुलनशील विटामिन है, यहाँ पर जगह है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा विटामिन से संबंधित। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन यही बनेगा भाई कि विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोग को बताना है, विटामिन ई का रेटिनॉल, और विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन ई डी का बताना है, विटामिन ई का टेकेफेरॉल, और विटामिन के का आप लोग को कमेंट्स में बताना, तो डी और के का कमेंट्स में बताना। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सी है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है, बी एवं सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए ये मसूड़ा के लिए काफ़ी अच्छा होता है, खट्टे फलों में ये ज़्यादा पाया जाता है। चलिए तो आइए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। किधर गया वो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 65 था ना, तो 65 का आंसर हम लोग को क्या लगा लिए भाई, अरे भाई जूम हो जा, चलिए तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है जिसे कृत्रिम हीरा के नाम से जानते हैं, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन तंतु, तो कार्बन तंतु जो होता है वायुयान में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या है, गैस है, और इसका ये यूज होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश मतलब रोशनी, और संश्लेषण मतलब बनाना, यानी कि भोजन को बनाने के लिए इसका यूज होता है। और डाइक्लोरोमीथेन जो होता है वो क्या होता है, प्रशीतक के रूप में काम करता है। तो बी का क्या हो जाएगा भाई, तो बी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा भाई, तो 1, और डी का क्या हो जाएगा, तो डी 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 तो 2 हो जाएगा, यानी 34 34 से 12 देखिएगा, 34 12 किस में दिया गया है, 34 पहले 3 होना चाहिए, 34 12 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी। आइए 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन के रूप में नहीं जानी जाती है भाई, तो कपास प्रोटीन नहीं है कपास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो एमएच लिख देते हैं, यानी महाराष्ट्र समझ जाइएगा आप लोग। कपास के उत्पादन के लिए मिट्टी कौन सी मानी जाती है भाई सर्वाधिक, तो मिट्टी हो जाता है काली काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और सर्वाधिक किसका, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो कपास एक पौधा है, आधारित रेशा है, और मुख्य रूप से सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो ये सेलुलोज का बना होता है, जिसका सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट का बना। केस, बाल, कैरोटीन, खूर अथवा नाखून, लूता, रेशम, स्पाइडर, ये सभी के सभी कैरोटीन का बना होता है। तो इसका जो रेशा होता है, धागा जो होता है कपास का, वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का होता है कार्बोहाइड्रेट का बना। जबकि हमारा बाल हो गया माथा का, कैरोटीन का बना होता है। खूर यानी नाखून का जो नौ होता है, ये सब स्पाइडर सिल्क का बना होता है ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो तुमने मेरा दिल जीत लिया का इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यू वॉन माई हार्ट, यू वॉन माई हार्ट। तो कहाँ पर है यू वॉन माई हार्ट, ऑप्शन नंबर बी में है, यू वॉन माई हार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, कैसा लगा क्लास आप लोग का, और जल्द ही आप लोग के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी जितना भी सारा प्रश्न आप लोग को बच गया, इधर 72 हो गया, यानी 32 को क्वेश्चन और बच गया आप लोग के लिए।
ठीक है, तो 32 क्वेश्चन का एक क्लास लेकर के आएंगे, प्रयास करेंगे कि उसमें कवर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।